ओके, आई गेस वी आर लाइव। एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। लेट्स सी कितने लोग जुड़ चुके हैं, कौन कौन आया है, फिर हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं तब तक कुछ बेसिक चीज़ें टेस्ट कर लूँ, अपनी ऑडियो और स्क्रीन को टेस्ट कर लूँ। नमस्ते सुनील, कैसे हैं? अरे आप तो हमेशा आ रहे हो, अब तो नाम भी याद होने लगे हैं आप लोगों के। बताओ, मैं क्या ही देखूं लाइव, मेरे पास भी यूट्यूब प्रीमियम नहीं है, 3 ऐड आ गई है। मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा कि स्क्रीन नज़र आ रही है नहीं आ रही है, आप लोग ही बता दो। बड़े बुरे हाल है भाई यूट्यूब के। गुड इवनिंग अंजलि, आप भी आ रहे हो रेगुलर, हाजिरी लगवाते जाओ। सुनील कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे हैं, चलो बढ़िया, ठीक है। तो एनीवे बाकी स्टूडेंट आते रहें, जब भी आना होगा। हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आसिमा भी आए हैं, आसिमा प्रधान। गुड इवनिंग आसिमा। बेसिकली टॉप 50 टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। टॉप 50 टॉपिक्स कैसे डिसाइड होते हैं? लास्ट 17 पेपर्स को एनालिसिस कर लो, वहाँ से निकाल लो। जैसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, अब WPT पे आ चुके हैं। WPT पे अगर ध्यान से देखेंगे कौन कौन से ईयर में किस किस टॉपिक का क्वेश्चन आया, उसको मार्क कर लेते हैं हम एनालिसिस करके। वहाँ से कुछ विनिंग टॉपिक्स निकल आते हैं जो 17 ईयर्स के हिसाब से, 17 पेपर के हिसाब से सॉरी, निकल कर आते हैं। तो प्लेटो उसमें से ही निकल कर आए हैं, तो इसीलिए हम प्लेटो कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी हम कवर करेंगे। तो कितने टॉपिक्स हमने ऐसे निकाल लिए हैं? हमने टॉप 50 टॉपिक्स की सीरीज़ बना ली है। 50 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। देखिए, ये 4 हमने कर लिए थे पॉलिटिकल थ्योरी के। अब आज हम प्लेटो को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लेटो के बारे में जब एंड ऑफ सीरीज, मतलब प्लेटो नहीं, ये टॉप 50 टॉपिक्स की सीरीज अगर मेरे साथ बैठ के आपने देख ली ना, तो आपकी प्रेपरेशन में ये हो जाएगा कि 2000 प्लस फैक्ट कंसोलिडेट हो जाएंगे। कंसोलिडेट का मतलब है जैसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर उस चीज़ से पूछता है तुरंत आंसर करके आओगे। ठीक है, चुटकी बजी ना, इसी चुटकी की तरह 200 प्लस कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप वो कवर कर जाओगे। क्योंकि आज देखना, आप प्लेटो चाहे एक टॉपिक है, लेकिन उसके विद इन ही हम कम से कम 5 से 7 या 8 तक तो कॉन्सेप्ट ही कवर कर जाएंगे प्लेटो के। हाईली रिपीटेड टॉपिक्स का जो सिलेबस सबको कहा जाता है कि कवर करना है भाई, ध्यान से कवर करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता हाईली रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। 50 टॉपिक्स की लिस्ट है, वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो यानी 100% सिलेबस खत्म हो गया ना आपका। गुलशन गुड इवनिंग, मानसी हाय, एंड प्रंजल नमस्ते, निकिता हाय। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो समझने लायक है। तो ये तो पता ही आपको इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बता दो ये किसका कोट है, क्योंकि उसी के टॉपिक का तो हम बात कर रहे हैं। ये तो अपने आप में कॉमन सेंस से निकली हुई चीज़ है। तो सेकंड है प्लेटो, ठीक है, प्लेटो इसका आंसर है। और लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लेटो का ये एसेटिक कम्युनिकेशन वाला आइडिया क्या है, इसके मीनिंग क्या है, यह समझना ज़रूरी है। तो एसेटिक कम्युनिकेशन का आइडिया जो है वो प्लेटो प्रपोज करते हैं, वो प्लेटो की फ़िलासफ़ी के साथ क्लोजली एसोसिएट करता है, ये स्टेटमेंट जो भी दे रखी है। तो प्लेटो की ना थ्योरी ऑफ फॉर्म्स होती है। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में आगे चलकर भी क्वेश्चन आने वाला है, मैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में समझाने वाला हूँ कि थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है। तो बेसिकली अभी ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि एक मटेरियल वर्ल्ड है, मतलब जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिनको टच कर पा रहे हैं, दिस इज़ द मटेरियल वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड अपने आप में रियलिटी से दूर है, ये इल्यूजन से बड़ा है, डिज़ायर से बड़ा है, ठीक है। और आप वास्तविकता यानी रियलिटी को देख नहीं पाते हो, आपके अपने कुछ बायस्ड है, अपने कुछ इल्यूजन है, भरम है, ठीक है। तो आप उस नज़रों से देखोगे तो इसलिए आप रियलिटी को नहीं देख पाते हो। रियलिटी एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है। उसी को वो ट्रू नॉलेज कहते हैं, उसी को वो कहते हैं फॉर्म्स कहते हैं। वो परफेक्ट शेप में एग्जिस्ट करती है, वो आगे चल के समझाऊंगा वो परफेक्ट शेप में एग्जिस्ट कैसे करती है और फॉर्म्स कैसे हैं, वो भी क्वेश्चन आएगा। एसेटिक कम्युनिकेशन बेसिकली प्लेटो के डायलॉग्स जो हैं
जैसे रिपब्लिक में डायलॉग्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लेटो डायलैक्टिक मेथड यूज़ करते हैं। प्लेटो बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, उसमें एक संवाद होगा, डायलॉग होगा, और उससे जो है बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी, सत्य तक पहुंचेंगे, कॉन्फ्लिक्ट जो होगे, कॉन्ट्राडिक्शन जो होगी स्टेटमेंट में, वो सारी डिस्कस होगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो एसेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? पहले तो ये एसेटिक वर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर देखोगे ना, एसेटिक वर्ड को अगर लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन करोगे तो तपस्वी लोग जो होते हैं ना, जो सुख त्याग देते हैं, मोह माया त्याग देते हैं, संसारिक सुख त्याग देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल इच्छाएं के पीछे नहीं भागते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्लेटो ने ना ये एसेटिक वर्ड वहाँ से लिया है, लेकिन इसको जब कम्युनिकेशन के साथ जोड़ दिया गया, अंजलि कह रहे हैं सेंट, या सेंट भी आप कह सकते हो, तपस्वी भी आप कह सकते हो। जरूर सेंट जरूरी नहीं है कि वो सुख और आराम को त्याग दे। सेंट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। संत लोग उसको थोड़ा डिफरेंट भी कैटेगराइज कर सकते हैं। असैटिक तपस्वी हैं, उन्होंने विलिंगली चीज़ें त्यागी है, ठीक है, उसमें त्याग की भावना है। तो लेकिन यहाँ पर जो एसेटिक कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, उसका मतलब है कि आप डायलॉग करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हो जहाँ पर आपके भ्रम खत्म हो जाते हैं, इल्यूजन खत्म हो जाते हैं, आपके जो पर्सनल डिज़ायर है, जिस बायसेस से आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो अपनी बिलीफ से, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो आपकी जो अंतरात्मा, आत्मा, सोल कह लो, या आपको कह लो एक कॉन्शियस, आपकी समझ कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, ये कह लो, ये ट्रुथ यानी सत्य और रैशनैलिटी के साथ जुड़ने लगती है। यही है असैटिक कम्युनिकेशन का आइडिया। डायलॉग करते करते सत्य की खोज करना। सत्य में जैसे इंडिया में भी हम जो है वो बोलते हैं ना कि सच की जो है जीत होनी चाहिए, तो प्लेटो भी कह रहे हैं सत्य तक पहुंचना है, उसको पहुंचने का रास्ता डायलॉग्स है। तो डायलॉग्स करने, और डायलॉग्स की एक जो उन्होंने ये परिभाषा दी है असैटिक कम्युनिकेशन की दी है, इस वे में हमने करने हैं। तो यही चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन का पर्पस यही है कि हमने एलिवेट होना है, रियलिटी तक, सत्य तक पहुंचना है। अब आपको एसेटिक कम्युनिकेशन का आइडिया भूलना नहीं चाहिए। अब इन्होंने ये कहा है कि इनमें से परफेक्ट, अटर्नल और फिक्स्ड क्या है प्लेटो के अकॉर्डिंगली? कौन सी ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है? परफेक्ट है, अटर्नल है, सदा ही जीवित है, फिक्स्ड है। तो क्या है वो? मैटर है, आइडियाज़ है, रॉ मटेरियल है, डार्कनेस है, अंधेरा है, क्या है? अंजलि सेकंड कह रहे हैं, सुनील सेकंड कह रहे हैं, ठीक है, और गुलशन भी सेकंड कह रहे हैं। एकता दुबे ने लिख ही दिया है कि आइडिया ही है, ठीक है। आप लोग सही लिख रहे हो, ये आइडियाज़ की ही वो बात करते हैं। लेकिन ये ना बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अब मैं जाकर ना आपको थोड़ा सा घुमाऊंगा सो डैट आपका ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे पर्पस ऑफ द वीडियो इज़ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने लेनी है। फैक्ट्स तो आप रट्टा लगा लोगे, मेमोराइज कर लोगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो पाती है, तो वो समझना है। प्लेटो कह रहे हैं आइडियाज़ परफेक्ट है, टर्नल है, म्यूटेबल है, फिक्स्ड है, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। अब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ की भी बात करते हैं। वो कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड जो आपको दिखता है उससे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो अटर्नल है, परफेक्ट है, आइडियाज़ कैसे परफेक्ट हो सकता है? आप कहोगे मेरे दिमाग में हर दिन जब मैं सुबह उठता हूँ आइडियाज़ ही चल रहे होते हैं और मेरे आइडियाज़ बदलते रहते हैं, कभी दिल करता है ये करें, कभी वो करें। तो ये जो दिमाग में थॉट चल रहे हैं, क्या प्लेटो इसको आइडियाज़ कह रहे हैं? और फिर हम सुनते आ रहे हैं कि कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। तो प्लेटो ये बातें तो कर ही नहीं रहा। ये प्लेटो किस आइडियाज़ की बात कर रहा है? ये एक सवाल खड़ा हो जाता है। और वो कह रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड से तो इंडिपेंडेंट है, मुझे तो फिजिकल वर्ल्ड के ही आइडिया आ रहे हैं। सामने मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल चल रहा है, स्क्रोलिंग हो रही है, ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसके चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, तो फिजिकल वर्ल्ड को देखता हूँ तो वो आइडियाज़ आते हैं ना मेरे दिमाग में। क्या चल रहा है, मेरे पास से कोई गुजर रहा है, ठीक है, मुझे कुछ भी है, एनीथिंग आई सी, आई टच, आइडियाज़ तो वहाँ से आ रहे हैं। लेकिन प्लेटो कह रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड से ये इंडिपेंडेंट है। तो ये कोई प्लेटो किसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं, हेवन की बात कर रहे हैं, किसी पैराडाइज की बात कर रहे हैं? वो अपने आप में परफेक्ट है, इटर्नल है, म्यूटेबल है, फिक्स्ड है। फिर प्लेटो किसकी बात कर रहे हैं? प्लेटो तो पैराडाइज और हेवन वर्ड भी नहीं यूज़ करते हैं आइडियाज़ के लिए, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ जिसे कह रहे हैं। तो ये क्या है? और वो कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें दुनिया में आपको दिखाई दे रही हैं फिजिकल वर्ल्ड में, अपने सामने आप जिसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो कॉपी है, वो शैडो है, और वो इम्परफेक्ट है, वो आइडियाज़ की ही कॉपी है। अब आप कहोगे आइडियाज़ की कॉपी, ये प्लेटो क्या क्या कह रहा है? ये क्या बोली क्या जा रहे हैं प्लेटो भाई साहब? समझ नहीं आ रहा हमें प्लेटो क्या कह रहा है। प्लेटो ने आइडियाज़ के बारे में ये कहा है।
प्लेटो ने ये कहा है जितना संसार आपको दिख रहा है ना, ये बदलता रहता है और ये नाशवंत है, डिके, खत्म होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, इसमें चेंजेस आते रहेंगे, परिवर्तन आएंगे, लेकिन आइडियाज़ की दुनिया में आइडिया अपने आप में परफेक्ट है, इसलिए उसमें चेंज नहीं आएगी, पतन नहीं आएगा, वो टनल है। अब ये समझना है, इसको समझना कैसे है, चलिए आपका लेते हैं एक टेस्ट। अभी मुझे एक चीज़ बताना, ये तस्वीर किस चीज़ की है? कौन है ये? ये घोड़ा है, गधा है, टाइगर है, कौन है ये? बताओ लिखकर। ये तस्वीर किस चीज़ की है जो सामने देख रहे हैं? अच्छा, सुनील कह रहे हैं ये डॉग है, अंजलि, मानसी सब डॉग कह रहे हैं। अच्छा, तो आपको पता चल गया ये डॉग है। अच्छा, ये मे बी थोड़ा लंबा है, थोड़ा वाइट कलर का है ना, थोड़ा ऐसे खड़ा हुआ है, इसकी पूंछ है, इसलिए आपको डॉग लग रहा होगा। मैं एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये ब्लैक कलर का कर देता हूँ, पूंछ भी नहीं दिख रही अब इसकी, तो अब इसकी जबान दिख रही है। अब ये क्या है? ये कौन है? ये दूसरी इमेज जो आपको दिख रही है, ये कौन है? दोबारा लिखिए। ये एक एक्सपेरिमेंट है प्लेटो के आइडियाज को समझने का। ये भी डॉग है, ठीक है, जर्मन शेफर्ड डॉग है, हाँ ये एक अलग ब्रीड का आ गया, लेकिन है तो डॉग ही है। अच्छा ठीक है, तो जिसके कान खड़े होते हैं ना, जिसकी जबान लंबी सी बाहर निकली होती है, ठीक है, लंबे लंबे से दांत होते हैं और अच्छी खासी हाइट होती है, तो शायद आप उसको डॉग कह रहे हो। क्या आप उसको डॉग कह रहे हो? तो फिर ये कौन सा है? फरी एनिमल है, इसकी जबान भी छोटी हो गई है, ठीक है, इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी कर दी है, तो ये भी डॉग लग रहा है क्या? ये रैबिट नहीं है? ये भी डॉग लग रहा है शायद, ये भी डॉग लग रहा है। तो अब ऐसा करते हैं और हाइट छोटी कर देते हैं, ये लो, इसके तो कान भी नहीं दिख रहे हैं, हाइट भी छोटी कर दी है, ठीक है। ये क्या है? ये कैट है, ये रैबिट बन गया है, ये सांप बन गया है, क्या बन गया है? ये फिर से डॉग है। 4 इमेजेस, चारों अलग अलग, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोग एक ही आइडिया बार बार लेकर आ रहे हो कि ये भाई साहब डॉग है, सर ये डॉग है, ये डॉग है, ये डॉग है। एक आइडिया कांस्टेंट, परफेक्ट, इम्यूटेबल, फिक्स्ड, एटर्नल रहा आपके कमेंट्स में, चैट बॉक्स में। स्वाय परंजल जिसको बीच में कोई कैट दिखी थी, सारे ही डॉग्स निकले हैं। प्लेटो यही कह रहा है, द आइडिया ऑफ डॉग अटर्नल है, परफेक्ट है, एग्जिस्ट करता है, जितने मर्जी डॉग बनते जाए दुनिया में, क्रॉस ब्रीडिंग करा लो, प्योर ब्रीडिंग करा लो, डॉग का आइडिया खत्म नहीं होने वाला है। उसकी सारी शैडोज और कॉपीज हैं जो हम देख पा रहे हैं। उसका रंग बदल दोगे, कद काठ बदल दोगे, पूंछ काट दोगे, पूंछ वाला ले आओगे, कान खड़े वाला ले आओगे, लंबे दांतों वाला, छोटे दांतों वाला, लंबी हाइट वाला, छोटी हाइट वाला, बैठा हुआ डॉग, ठीक है, ये सारा कुछ कर दोगे, द आइडिया ऑफ डॉग चेंज ही नहीं हो रहा। यही है कि वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो है अपने आप में फिक्स्ड है, अटर्नल है, इम्यूटेबल है, परफेक्ट है, इसलिए प्लेटो ने ये सब कहा है। क्या आज समझ आया है अब कि थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स क्या है प्लेटो की? अब समझ आ गया? अगर समझ आ गया है तो थम्स अप दे दिए, ये यस कह दीजिए, यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, फिर आगे चलते हैं कि समझ आ गया अब कि क्यों आइडियाज परफेक्ट है, अटर्नल है, इम्यूटेबल है, और प्लेटो किस आइडियाज की बात कर रहे हैं। समझ आ गया? तो आइडिया ऑफ डॉग एग्जिस्ट, उसकी बाकी जितनी कॉपी पेस्ट मॉडल बनाते जाओ, वो जो मटेरियल वर्ल्ड में है उसकी शैडो है, कॉपी है, ये प्लेटो कहना चाह रहे। अब सवाल ये है कि प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज़ को लेकर भी बवाल अलग से मचे थे, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया। मतलब अपने आप में प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में जिसे आइडियाज़ परफेक्ट कह रहे हैं, वो थ्योरी इतनी परफेक्ट नहीं है, उसको लेकर रिवीजन की गई, अरिस्टोटल ने की, ठीक है। आगे चलकर बहुत सारे थिंकर्स आए जिन्होंने ये चीज़ें समझाने की कोशिश की, हीगल ने अपनी तरफ से रिवीजन की, सब ने की है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रहती है। और कार्ल मार्क्स आते हैं, वो तो वैसे भी आइडिया से हटकर वो कहते हैं मटीरियल वर्ल्ड, इसकी बात करो, ये हाइपोथेटिकली आइडियाज़ वाले वर्ल्ड पे मत लेकर जाओ मुझे। ओके, तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट आइडियाज़ का क्लियर हो गया। क्रिटिसिज्म फिर पढ़ लेंगे, लेकिन मैंने बताया है कि ये भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है, भर भर के प्लेटो को धोया गया था कि ये जो बोल रहे हैं आप, ठीक है, इसमें बहुत सारी सी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो वो कमियां बताई जाती है। एनीवे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको मैच कर लीजिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार पॉलिटिकल साइंस में हम जीसस से भी पहले पैदा हुए व्यक्ति को पढ़ रहे हैं, ठीक है,
प्लेटो 3000 साल हो गए होंगे, या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे अगर ध्यान से देखें तो। इतना इन्होंने क्या सोचा, क्या लिख दिया कि 3000 साल बाद लगभग आज भी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा क्या लिख कर चले गए? 3000 नहीं होंगे तो 2500 साल होंगे मिनिमम, ठीक है। तो इतने साल में प्लेटो ने ऐसा क्या कर दिया, आज भी पढ़ना पड़ रहा है, सिलेबस का पार्ट है। अरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे थिंकर्स को ना लाइटली नहीं, सीरियसली लेना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, चलो आंसर तो दे रहे हो, कुछ ऐसी बात आज मुझे आप लिख कर बताओ जो अगले 2500 साल तक जीवित रह जाएगी। क्या आपके पास कोई ऐसी बात कहने को है कि आप अगले 2500 साल लाइफ में अमर हो जाओगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आपको पढ़ा जाएगा, आप पर बातें होंगी? क्या ऐसी कोई बात है आप पर? इतनी वजनदार कुछ है आपके पास कहने के लिए? यस और नो बोलिए। आंसर मुझे बताया, आप इसका बता दोगे। सेकंड आंसर है, ये इजी क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि एक ही मैच करो, बाकी अपने आप मैच हो ही जा रहे हैं। वर्च्यू इज नॉलेज, ये प्लेटो का आइडिया है, ओरिजिनली सॉक्रेट का है, प्लेटो से ही डिफाइन करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब ये मुझे कोई समझा दे कि वर्च्यू इज नॉलेज कैसे है, कि सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब अच्छी क्वालिटीज जो होती है, सद्गुण जिसे कहते हैं, अच्छे गुण, वो ज्ञान है। ज्ञान कैसे गुण हो गए? ठीक है, नॉलेज तो चोर के पास भी है, चोरी करने की। नॉलेज तो चोर के पास भी है, चोरी करने की। तो क्या जिसके पास नॉलेज है उसके पास सद्गुण है? ये तो थ्योरी क्लैप्स होगी एक ही सेकंड में। और जिस व्यक्ति को हम इतने साल बाद भी पढ़ रहे हैं, 2500 साल बाद, तो उसने कुछ सोचा नहीं होगा इसके बारे में? क्या उसको जीते जी ये चीज को चैलेंज नहीं किया होगा? हम जैसे नौसिखियों ने चैलेंज कर दिया अभी। तो टेल मी, हाउ इज द वर्च्यू इज नॉलेज? आप लोगों को क्या समझ आता है? चोर के पास भी नॉलेज है, तो चोर के पास सद्गुण तो है नहीं, वो तो चोरी करेगा, बड़ी चोरी करेगा, जिसकी मेहनत की कमाई हुई चीज है ले जाएगा, नुकसान कर देगा। तो किसी का नुकसान करने वाले के सद्गुण थोड़ी ना हुए, वर्च्यू थोड़ी ना हुआ उसमें, वो तो बैड मैन हुआ। क्या मतलब इसका? क्या डिफेंस है सॉक्रेट के पास या प्लेटो के पास इस चीज का? ये सही कह रहे हैं सुनील, जिसने नॉलेज रीजन और वर्च्यू से गेन की है, ऑफ कोर्स उसके पास कहीं ना कहीं, हु गेन्ड नॉलेज थ्रू रीजन एंड वर्च्यू, वर्च्यू से नॉलेज गेन होती है। वर्च्यू इज नॉलेज जो है अपने आप में ये समझाती है कि भाई जिसके पास ज्ञान है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों का समझ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप हो रखी है, वो सद्गुण उसमें आने ही आने हैं। अगर चोर के पास चोरी करने की नॉलेज है तो इसको एक चीज से समझना, वो ये कहेंगे कि चोर की अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, उसकी नॉलेज में फॉल्ट है, अभी उसके पास कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं, उसके पास आधी नॉलेज है। वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए मेहनत करनी छोड़ रहा है, जो आगे चलकर उसको हो सकता है जेल जाना पड़े, डर डर के रहना पड़े, उसकी खुशियां ही छीन जाए ऐसे पैसों से, ठीक है, क्योंकि डर डर के करेगा, डर डर के खर्च करेगा ये सारी चीज़ें, अगर चोरी करने में सक्सेसफुल भी हो गया तो। इसलिए कंप्लीट नॉलेज नहीं है। जिसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है, आगे चलकर कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं पता होते हैं, तो उसमें सद्गुण हो ही नहीं सकते, वर्च्यू उसमें आ ही नहीं सकती, वो वाइज मैन बन ही नहीं सकता, उसमें इग्नोरेंस ही रहेगी। और उसी इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से, वो कुछ ना कुछ गलत करता ही रहेगा, समाज में गलत डिसीजन लेता रहेगा, गलत एक्शन लेता रहेगा। तो नॉलेज ही अपने आप में ब्रह्मास्त्र है। ये मतलब प्लेटो ने नहीं कहा, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब मैकियावेली आते हैं। अब मैकियावेली कहते हैं कि यार सक्सेस वर्च्यू है, नॉलेज वर्च्यू नहीं है, सक्सेस वर्च्यू है। आप कुछ चीजें मेहनत करके कमाते हो, ठीक है, गेन करते हो, पावर गेन करते हो, बस यही सक्सेस है, चीजों को कमाना, पावर को गेन करना। आप दुनिया में अच्छा बनने नहीं आए हो, मॉरल गुडनेस के पीछे मत भागो, ठीक है। किसी तरह से अपने अंदर की ये एबिलिटी
अपने अंदर का जानवर ही बेसिकली हो गया। जगाओ, पावर अचीव करो और मेंटेन करो। सारे पॉलिटिकल फिगर्स यही करने की कोशिश करते हैं, तभी तो उनसे कुर्सी छूटती नहीं है, बड़ी मेहनत से उन वहाँ तक पहुँच पाते हैं और बाद में फिर रेजिग्नेशन लेने के लिए भाई प्रोटेस्ट करने पड़ जाते हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सक्सेस इज वर्च्यू मैकियावेली का आइडिया। इसलिए मैकियावेली को ईविल कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, नेगेटिव बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सक्सेस के जो डेफिनेशन है वो पावर को अचीव और मेंटेन करने की बता दी है। ठीक है, और मॉरल गुडनेस को कहा है कि इसको डस्टबिन में फेंको। पावर को जब अचीव और मेंटेन करना होता है वहाँ पर आपको अच्छा, नाइस, गुड मैन बनने की ज़रूरत नहीं है। आप इमोरल चीज़ें भी कर सकते हो, क्योंकि वार जैसी चीज़ों में, पावर गेन करनी चीज़ों में सही और गलत कुछ नहीं होता है। वहाँ पर बस पावर मेंटेन करनी है, सारी चीज़ें अपनी आप जायज़ हो जाएंगी। नॉलेज इज़ पावर, ये फूको का आइडिया है, मिशेल फूको का, पोस्ट मॉडर्निस्ट जिसे हम कहते हैं। इन्होंने ऐसे कहा है कि यार, ये कहते हैं नॉलेज और पावर का ना आपस में नेक्सस है, एक लिंक होता है। समझने की कहते कोशिश करो। कहते जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर भी आ जाती है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ों की समझ है। और दूसरा कहते इसको घुमा भी दोगे ना कि जिसके पास पावर है वो नॉलेज प्रोड्यूस करने लगता है कि कैसा ज्ञान या कैसी समझ दुनिया में जानी चाहिए और कौन सी बातें दुनिया को पता नहीं लगने चाहिए। वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, नॉलेज को प्रोड्यूस करेगा, मैनिपुलेट करेगा। हेजेमोनी का आइडिया क्या था? वो यही था ना ग्रामशी का, कि पावर में आ जाते हैं, जो पावर में आ जाते हैं रूलिंग क्लास, वो अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करती है इन्हें वे कि पता भी नहीं चलता कि आप रूलिंग क्लास के आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हो। तभी तो कहते हैं क्रांति नहीं आती है, आप खुद ही ओबीडियंट हो जाते हो, मान लेते हो। तो नेक्स्ट डी है, पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। ये अपने आप में एक न्यूट्रल डेफिनेशन है, बट आन रजल ने दी है। तो रजल क्या कहते हैं बेसिकली कि पावर होता है कि आप अगर किसी तरह का कोई चेंज लेकर आना चाहते हो तो आप अगर वो चेंज लेकर आते हो, यही पावर है, यही आपकी एबिलिटी है, यही क्षमता को पावर कहेंगे, इंटेंडेड इफेक्ट्स लेकर आना। ठीक है, तो ये है आउटकम बेस्ड व्यू बताया है पावर का। तो ठीक है, नॉलेज, पावर, ये सारी चीज़ों के ना कनेक्टिंग कीवर्ड्स उठाए, एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन आपके लिए रेडी करके बना दिया। आपने इसको सॉल्व तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, कॉन्सेप्ट्स की, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो भी पता होगी। आपने सिर्फ मुझे सुनकर रिवाइज ही किया होगा। अपोलॉजी कहते एक डायलॉग है जो प्लेटो ने लिखा है। ठीक है, अब वो कहते हैं इस डायलॉग में, डायलॉग हो किसके साथ रहा है, कौन है इस संवाद में जुड़े हुए लोग, ये आपको ऑप्शन दी गई है और आपने इसका आंसर देना है। आप इसका फटाफट आंसर जो है चैट बॉक्स में देना शुरू कीजिए। किसी ने 4 कहा है, किसी ने 3 कहा है, किसी ने फिर से संगीता ने भी 3 ही कहा है, कोई 1 भी बोल रहा है, फिर से कोई 3 बोल रहा है, फिर से कोई 4 बोल रहा है। डिवाइडेड आंसर क्यों आ रहे हैं? अब लो, 2 भी बोल दिया है किसी ने, सारे ही आंसर्स आ गए हमारे पास। तो मुझे लगता है अपोलॉजी को लेकर शायद आपको क्लैरिटी नहीं है, कुछ लोगों को होगी, कुछ लोगों को नहीं है, इसलिए सारे डिवाइडेड आंसर्स आ रहे हैं। इसका राइट आंसर है ये सोक्रेट और उसके एक्यूजर के साथ डायलॉग है। ये अपने आप में, इसको थोड़ा सा समझते हैं, अपोलॉजी क्या है और ये डायलॉग क्या है। यार, अपोलॉजी का मतलब ये नहीं है, मॉडर्न सेंस में अपोलॉजी कहते हैं ना, उससे माफ़ी मांगो, है ना, आई अपोलोजाइज, ये अपोलॉजी मॉडर्न सेंस में ये था। लेकिन जब प्लेटो ने ये डायलॉग लिखा और ग्रीक सेंस में इसका मीनिंग है डिफेंस स्पीच। अपने आप को सोक्रेट कैसे डिफेंड करते हैं जब उन पे अक्यूज़र इल्ज़ाम लगाते हैं कि सोक्रेट कर क्या क्या रहा है। ठीक है, तो ये अपोलॉजी वो चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि सोक्रेट लिखते नहीं थे, सोक्रेट ने कुछ लिखा नहीं है। सिमिलर जीसस ने भी कुछ नहीं लिखा है, आगे चलकर उनके शिष्य ने लिखा है, सोक्रेट ने कुछ नहीं लिखा, प्लेटो लिख रहे हैं। तो सोक्रेट ने जो जो बोला अपने डिफेंस में, जब इस पे इल्ज़ाम लगाए गए थे कि देखो यूथ को ख़राब कर रहा है,
देखिए हमारे गॉड्स को जो है नहीं मान रहा है या उनके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। सोक्रेट पे ऐसे तोहमतें लगाई गई। तो ये सोक्रेट अपने डिफेंस में तब जो बातें रखते हैं वो सारी प्लेटो ने इसी राइटिंग में लिखी है, और उस राइटिंग का नाम है अपॉलॉजी। और अपॉलॉजी का मतलब ये नहीं है कि सोक्रेट किसी तरह की माफ़ी मांग रहे हैं। अपॉलॉजी का मतलब डिफेंस है, कि कैसे डिफेंड करते हैं, ये याद रखना। तो चार्जेस थे यूथ को करप्ट कर रहे हैं, ठीक है। गॉड्स जो थे तब ग्रीक स्टेट के, ठीक है, उस पर बिलीव नहीं कर रहे, इम्पाइटी के चार्जेस उन पे लगे थे। अब मेन स्ट्रक्चर जो डायलॉग्स की रहती है, सोक्रेट बेसिकली अपने अक्यूज़र को, कि तुम लोगों ने मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाए, ऐसे करके एड्रेस कर रहे हैं उनको, तुमने ये कहा, तुमने ये कहा। अब अक्यूज़र कौन है? अक्यूज़र है मेलिटस, एनिटस और लाइकन, ये ग्रीक नेम है। ये अक्यूज़र हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि सोक्रेट गलत बंदा है, इसको जो है फांसी दे देनी चाहिए। फांसी मतलब एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, ठीक है। ज्यूरी है इसमें और एथेनियन पब्लिक है। ये सारे अक्यूज़र हैं जिनको सोक्रेट एड्रेस करते हैं। तो कहते हैं प्लेटो के ना डायलॉग्स में, डायलॉग की फॉर्म में, डायलैक्टिक फॉर्म में लिखते थे, संवाद करवाते थे दो लोगों का, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन चलती थी, कैरेक्टर्स बनाए जाते थे। ये अपने आप में वो प्लेटो के डायलॉग है जो डायलॉग है ही नहीं, मोनोलॉग है। सोक्रेट अकेले ही बोलते जा रहे हैं अपने डिफेंस में, यानी प्लेटो लिख रहे हैं, सोक्रेट की तरफ से लिख रहे हैं। अब आपको ये समझाना कि वो कैसे लिख रहे हैं, ये एक PDF है, गूगल में मिल जाती है। जैसे ही आप लिखोगे ना अपॉलॉजी बाय प्लेटो तो मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए ना, आई डू नॉट नो मैन ऑफ एथेंस हाउ माई एक्यूजर इफेक्टेड यू, तो ये सोक्रेट उनको संबोधन करते हुए बोल रहे हैं। है ये अपने आप में मोनोलॉग, इसमें यहाँ पर कन्वर्सेशन नहीं होती है। तो अब ये प्लेटो की राइटिंग अपॉलॉजी जो है उसके बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगली बार ये गलत करके ना आना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्ल पॉपर ने अटैक किया हिस्टोरिसिज्म के आइडिया को, और वो आइडिया जिनका वो अटैक कर रहे हैं उनमें कौन कौन से लोग या थिंकर शामिल है वो ऑप्शन में दिए गए, और उसका आपने आंसर बताना है कि वो कौन है। तो लेट्स सी कितने आंसर आते हैं। 1 आंसर आया है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, किसी ने सेकंड कहा है कि प्लेटो एंड हीगल है। देखते हैं और कितने आंसर आते हैं। अंजलि सेकंड कह रहे हैं, ज्योति सेकंड कह रहे हैं, सुनील 1 कह रहे हैं, अक्षत सेकंड कह रहे हैं, श्रेया 3 कह रहे हैं, मानसी 2 कह रहे हैं, ठीक है। कुछ 3 कह रहे हैं, कुछ सेकंड पे ज़्यादा फोकस आ रहा है, मेजॉरिटी सेकंड कह रही है सेकंड इज़ द राइट आंसर। लेकिन मुझे इतना पता है, याद तो हम कर लेते हैं कि यार इन्होंने ना प्लेटो को और हीगल को कहा है, और तीसरा भी है थिंकर कार्ल मार्क्स को भी कहा है। इनका एक पॉपुलर वर्क है कार्ल पॉपर का, फेमस हुआ था, वो है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और 1945 में पब्लिश होता है। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हिस्टोरिसिज्म के आइडिया पर जिसने लेकर आए वो कार्ल पॉपर थे। हिस्टोरिसिज्म का आइडिया क्या होता है, हिस्टोरिसिज्म के मायने क्या होते हैं? हिस्टोरिसिज्म का मतलब ये है कि यार आप कहते कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कुछ पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं हिस्ट्री में, कोई प्री डिटर्मिन लॉ एग्जिस्ट करते हैं जिसके चलते हुए आगे ये चीज होने वाली है या उसकी संभावना है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। हिस्टोरिसिज्म में यही है कि आप हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स को देखते हुए आपको लगता है अब आगे की जो दुनिया आएगी, हिस्ट्री अनफोल्ड जिसे कहते होंगी, तो वह ऐसे ही होने वाली है। जैसे कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म के बाद टेम्परेरी टाइम सोशलिज्म, फिर बाद में एक कम्युनिज्म की स्टेज आने वाली है। पहले क्या स्टेजेस थी, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ ब्लूप्रिंट ऐसे चलेगा सोसाइटी का। बट वी हैव सीन कि वो ऐसे नहीं चलता है, उनकी प्रेडिक्शन भी फेल हो जाती है। तो हिस्टोरिसिज्म का आइडिया का मतलब ये हो गया कि हाउ यू कैन प्रेडिक्ट पैटर्न्स देखते हुए, प्री डिटर्मिन लॉस देखते हुए, क्योंकि वो कहते हैं बेसिकली आपको ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में जो आपने चीज़ें सोची ऐसे चलने वाली, इतने थाउजेंड्स इवेंट्स होते हैं ना जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक ह्यूमन उनके बारे में सोच नहीं सकता, एकदम से वॉर हो गया, एकदम से इकोनॉमी क्रैश कर गई, ऐसी सारी चीज़ें यू डोंट नो। उसमें रेवोल्यूशन भी हो सकती है, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं पता आपको। तो यू कैनॉट डिसाइड, प्री डिटर्मिन्ड चीज़ें नहीं होती है। तो हिस्टोरिसिज्म में यही क्रिटिसिज्म था, और कहते प्लेटो यही कर रहा है। प्लेटो कैसे कर रहा है? प्लेटो कह रहा है कि एक हम आइडियल सोसाइटी बनाएंगे, एक आइडियल स्टेट बनाएंगे,
उसमें जो है कुछ हायरार्की होंगी, कुछ उन्होंने बताया कि ऐसे रूलिंग क्लास बना देंगे, ठीक है, गार्डियन हो गए, व्यापारी वर्ग हो गया, ऑक्सिलरी क्लास जिसे कहते हैं, ये काम करेंगे। तो पोपर कहते हैं ये अपने आप में टोटलिटेरियन विचारधारा है। जब आप सोसाइटी को ना फिक्स करने लगते हो, कुछ श्रेणियों में बांट कर उसका एक दायरा तय करने लगते हो कि समाज होगा ही ऐसे, अगर आप ऐसे करने लगे हो तो बेसिकली आपको लगता है कि आपने ना समझ लिया है कि समाज ऐसा ही होना चाहिए। समाज तो नाम ही डायनामिक चीजों का है कि जो आज हो रहा है कल बदलेगा, समाज अपने आप को बदलेगा, परिस्थितियों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलेगा। और अगर आप उसे बदलने से रोक रहे हो ना, तो यू आर द एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी। सोसाइटी हमेशा ओपन होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, वो बदलती रहनी चाहिए बदलती परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से। प्लेटो रिजिड सोसाइटी बना रहा है, वो बदलने नहीं देगा। वो एक उसका स्ट्रक्चर ढांचा फिक्स करके जा रहा है कि इतनी ही श्रेणियां होगी, यही सब कुछ चलेगा। मत करो कहते हैं ये कारनामे, अच्छे नहीं लगते हैं हमें, सुन लो। हीगल की बात कर ले, कहते हैं हीगल ने भी क्या ही किया है। हीगल डायलेक्टिकल का आइडिया देते हैं, थीसिस एंटी थीसिस का, लेकिन ये आइडिया कहते देते हैं, बड़ा मजा आया सुनकर कि हाँ, हर आइडिया में कमी होती है, उसके अगेंस्ट दूसरा आइडिया खड़ा हो जाता है, वो टकराते हैं, फिर एक नया आइडिया निकल कर आता है, वो भी आइडिया परफेक्ट नहीं है, उसमें फिर से कमियां आएंगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, हिस्ट्री प्रोग्रेस होती रहेगी। लेकिन हीगल कहते हैं गलती यहाँ पर करते हैं जब वो स्टेट को भगवान कह देते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से अब तक ह्यूमंस ने जो भी बनाया है और उसमें हम स्टेट बनाने तक कामयाब हो गए हैं, तो अपने आप में स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हीगल की ये स्टेटमेंट है। तो कहते आप स्टेट को जस्टिफाइड करते जा रहे हो, इस तरह से स्टेट जो भी करेगी उसके एक्ट को जस्टिफाइड करते रहोगे, लाठीचार्ज करेगी, या फिर जस्टिस मांगने जाओगे तो वो कह देगी कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ये सारी चीजें देखने का। आप क्या कह रहे हो? तो आप अथॉरिटेरियनिज्म जस्टिफाइड कर रहे हो अगर आप स्टेट को भगवान कह रहे हो और आप मान रहे हो कि ऐसी एंटिटी, स्टेट अपने आप में एंड हो गया है हिस्ट्री का, एंटिटी एक ऐसी फॉर्म कर ली, इससे आगे अब कुछ नहीं है, स्टेट एक परफेक्ट फॉर्म जो है ह्यूमंस ने बिल्ड कर ली है। तो ये हीगल भी जो है दो भी पछाड़ हो जाती है कार्ल पॉपर के हाथों से। ये बुक पढ़ने वाली है कार्ल पॉपर की। कार्ल पॉपर जो है मार्क्स के आइडिया तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, कहते क्या क्या नहीं है कार्ल मार्क्स के आइडिया में, हिस्टोरिसिज्म से भरा पड़ा है, अपने आप को साइंटिफिक सोशलिज्म का नाम देना चाहते हैं। क्या साइंटिफिक है? कहते हैं सूडो साइंटिफिक क्लेम्स करके, ठीक है, यूटोपियनिज्म जैसे आइडिया देकर निकल गए हैं दुनिया से, मार्क्सवाद फैला गए हैं, बहुत सारी जंगें करवा गए हैं, मरमरा गए हैं लोग इनके पीछे, इनकी विचारधारा के पीछे, आइडियोलॉजी के पीछे। लेकिन जैसी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, जो जो इन्होंने बताया था, वैसे ही चीज़ें अनफोल्ड नहीं हुई है, क्योंकि ये भी हिस्टोरिसिज्म पर रिलाई कर रहे हैं। ये वो पैटर्न को देखते हुए प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इनको लगता है कि यही चीज़ें होने वाली है। अगर क्लास एंगल से ही चीज़ें देखनी समझनी है तो और एंगल्स दुनिया में ख़त्म हो गए थे, सिर्फ क्लास से ही चीज़ें समझी जाएंगी। तो बहुत सारे अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स है, इसमें रिलीजन भी एक काम करता है, ठीक है, क्लास भी काम करती है, कास्ट भी काम करती है, जेंडर करता है, बहुत सारी चीज़ें काम करती है। तो वो मल्टीपल चीज़ों को कौन देखेगा? उनकी अपनी फोर्सेस है, उनकी अपनी ऊर्जा है, वो भी सोसाइटी में कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन सिर्फ क्लासेस की स्ट्रगल से ही सारा समाज पनपेगा, ये कार्ल मार्क्स ने जो पैटर्न देखकर बताया कि मेरी ही थ्योरी वास्तविकता में जी रही और साइंटिफिक सोशलिज्म है। कार्ल पॉपर कहते हैं आओ इधर, तुम्हें भी मजा सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करते हैं। अब क्योंकि करते हैं, उनको इंडिविजुअली एक एक करके हमने समझ लिया कि कार्ल पॉपर जी को दिक्कत क्या थी प्लेटो से, हीगल से, मार्क्स से, क्यों इन्हें दुश्मन कहा गया, ओपन सोसाइटीज के एनिमीज है कहते हैं, ये टोटलिटेरियन लेकर आ जाएंगे। तो ये इसलिए इन्होंने कहा। अब आप समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा वही घिसा पिटा क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली वाला लगाओ। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन जो एनटीए बार बार ऐसी चीज़ें पूछता है, प्लेटो को लेकर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग में नहीं लगाना है। असेंडिंग तो समझते हो, जो पहले बुक आई वो पहले लगानी, जो बाद में आई उसको बाद में लगाना है। सिंपल सी चीज़ है। लगाइए इसका आंसर क्या है, तब तक मैं पानी पीता हूँ। तीन आंसर आना शुरू हो गया है।
अरे भाई साहब, बड़ी जल्दी आंसर निकाल लिया इसका। कारण कारण था शायद आपको, एक कोई बुक पता है, बाकी एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर थर्ड ही है, बिल्कुल सही आंसर निकाला। एक बार समझ लेते हैं, अपॉलॉजी सबसे पहले आई, ये बनती भी है, लॉजिकली भी देखेंगे ना तो ये पहले ही लिखी गई होगी, ये हम मान के चल सकते हैं। कैसे? सॉक्रेट की डेथ हुई है, ठीक है, एग्जीक्यूट किया गया उसको, और उसमें वो डिफेंस पेश कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन से पहले अपनी बात रख रहे हैं। तो प्लेटो के ताज़ा जो घाव थे मन में किस चीज़ के हो गए? अपने गुरु को, टीचर को लेकर हो गए ना। जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनके बारे में जो जो याद है, क्या क्या उन्होंने बोला, तो सबसे पहले वही राइटिंग्स में आएगा। अपॉलॉजी इसलिए सबसे पहले लिखी गई है। फिर उसके बाद रिपब्लिक आती है, फिर स्टेट्समैन आती है, फिर लॉ आती है। और आपको ये भी पता होगा कि अपॉलॉजी के बाद जब सोक्रेट को एग्जीक्यूट किया गया, उन्हें लगा सोसाइटी बहुत गंदी बना दी हमने, परफेक्ट नहीं है, ये डेमोक्रेसी के चलते हुए ही जो है सोक्रेट की डेथ हुई है, ठीक है, ये मॉब डेमोक्रेसी है, ये ऐसे कर देते हैं, ये सही डिसीजन नहीं लेते हैं, पढ़े लिखे लोगों का हमें चाहिए, फिलोसफर किंग चाहिए, पढ़ा लिखा फिलोसफर ही होगा ना, विजडम होगी उसके पास। तो रिपब्लिक में वो आइडिया लेकर आते हैं। तो इसलिए अपॉलॉजी के बाद भी लॉजिकली देखा जाए तो रिपब्लिक आएगी। फिर अब रिपब्लिक को लेकर क्रिटिसिज्म प्लेटो को अपनी लाइफ में मिलने लगता है, तो प्लेटो उसमें थोड़ा सुधार करना शुरू कर देते हैं रिपब्लिक के आइडिया में। फिर उसके बीच में स्टेट्समैन की बुक आती है, और स्टेट्समैन की बुक जो है एक तरह से ब्रिज है लॉ की बुक में, जहाँ पर जब लॉ आता है तो वहाँ पर प्लेटो अपने बहुत सारे रिपब्लिक के आइडिया को फाइनली रिवाइज करके चले जाते हैं। वो वही नहीं रहते। आज भी प्लेटो को जो जज किया जाता है, वैल्यूएट किया जाता है, उसकी थ्योरीज को मेजरली रिपब्लिक ही पढ़ा जाता है, रिपब्लिक पे किया जाता है। जो उन्होंने रिवीजन की है लास्ट टाइम पे लॉ की, उसकी बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा, उसकी कम चर्चा रहती है एकेडमिक गलियारों में। ये भी एक सवाल है, ऐसा क्यों? अब ये दो लिस्ट है, इनको मैच करना है, ये अपने आप में आपके लिए इजी क्वेश्चन है। गुड इवनिंग AB जी, AB085, इसका आंसर करना शुरू कीजिए। आई थिंक एक मैच होगा, बाकी मैच हो जाएंगे। ऑप्शन ज़्यादा टाइट नहीं है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनमें से जो आइडियाज़ हैं, कुछ कुछ तो समझे हुए पढ़े हुए हैं, और कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझानी है मैं समझाऊंगा अभी आपको। फोर्थ 4 4 4 डी, ठीक है, सबने 4 की जड़ी लगा दी है, 4 आंसर ही ठीक है, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। अब ब्यूरोक्रेटिक टेरर हैना एरेंट की टर्म है, ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म उनकी राइटिंग है। तो इस बुक में उन्होंने यही समझने की कोशिश की है कि टोटलिटेरियनिज्म कैसे पनपता है। तो वहाँ पर ही एक कीवर्ड डिफाइन करते हैं, वो है ब्यूरोक्रेटिक टेरर। ये अपने आप में कहते हैं टोटलिटेरियन रजीम का एक की फीचर है। क्यों कहते ब्यूरोक्रेसी? मैक्स वेबर का भी आइडिया था ना ब्यूरोक्रेसी का, जैसे आप कहते हो कि उन्होंने आइडियल ब्यूरोक्रेसी का आइडिया दिया है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे होनी चाहिए। तो उसमें से ना एक फीचर देखना आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर करते हो, इम्पर्सनल। ब्यूरोक्रेसी में ना इम्पर्सनल होनी चाहिए। हैना एरेंट कहती ये इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये टोटलिटेरियनिज्म की जड़ है। इसकी वजह से टेरर फैलता है दुनिया में, तो इसीलिए इसको ब्यूरोक्रेटिक टेरर कह रहे हैं। हिटलर के टाइम पर अगर बहुत लार्ज स्केल पर ज्यूज को मारा गया, जेनोसाइड हुई, उनके साथ बहुत कुछ किया गया, वो ब्यूरोक्रेसी ही संभव कर पाई। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने हैं। उन्होंने ये नहीं देखना है कि जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर अपने आप में सही है या गलत है। उनकी अपनी चेतना काम करनी बंद कर गई थी, क्योंकि इतनी इम्पर्सनल ब्यूरोक्रेसी क्रिएट की गई थी कि पर्सनल लेवल पर चीज़ें नहीं समझ आ रही, इमोशनल लेवल पर नहीं समझ आ रही, सिंपैथेटिक नहीं रहे, सेंसिटिव नहीं रहे पब्लिक की नीड्स को, पब्लिक को देखते हुए। बस रूल्स, सिस्टम बाय बुक, अपनी जॉब बचानी और ऑर्डर फॉलो करने। शायद इसीलिए यूपीएससी के पेपर में एथिक्स का पेपर पढ़ाया जाता है कि इतना इम्पर्सनल ना हो जाए। वो तो अलग बात है, जब आईएएस बन जाते हैं तब उनके एथिक्स कितने ही काम आते हैं, या उन एथिक्स को छोड़कर वो भी एक तरह से मिनी टेरर जो है अनलीश कर देते हैं लोगों पर। मिनी टेरर, ठीक है, भड़कना, लोगों को स्ट्रिक्ट होना, ये करना वो करना, कंट्रोल करने के लिए नहीं,
जस्ट अपनी पावर दिखाने के लिए। तो ब्यूरोक्रेटिक टेरर जो है, हैना एरन ने इस आइडिया को समझा और ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म की एक जड़ पकड़ कर लेकर आए। माओ जेडोंग कल्चरल एवोल्यूशन का आइडिया देते हैं। हमें सब पता है, कितना अच्छा वर्ड लग रहा है कि कोई रेवोल्यूशन आ रही है कल्चर के लेवल पर, लेकिन वो क्या था? वो ये था कि माओ कह रहे हैं कि जो मेरा आइडिया है, जो मेरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है चाइना पर मैं लगा रहा हूँ, वही अपने आप में सही है। जो अदर आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल लेवल पर थे या कैपिटलिस्ट आइडियाज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन लोगों को फॉलो करने वाले एग्जिस्ट कर रहे हैं, सफाया करो ऐसी सब चीज़ों का। बर्जिंग लिखा है ना, उसका मतलब होता है सफाया करना, ख़त्म कर देना। तो कल्चरल रेवोल्यूशन अपने आप में कोई ऐसी क्रांतिकारी अवस्था नहीं थी, उसमें ब्लडशेड रेवोल्यूशन है। मार दिए गए बहुत सारे लोग, बंद कर दिए गए, चुप करा दिए गए, सप्रेस कर दिए गए, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिए गए। अपार्थाइड फ्रांस फानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है फ्रांस फानन जो है रैचेड ऑफ द अर्थ की राइटिंग लिखते हैं। आप कह सकते हो एक ब्लैक कम्युनिटी को समझते हुए बहुत डिटेल में इन्होंने काम किया। ब्लैक स्किन वाइट मास्क इनकी राइटिंग है, टाइटल ही देखो कैसा है। तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने समझा रखी है। अपार्थाइड कह रहे हैं उसमें वॉयलेंट रेसिस्ट सिस्टम है जो कॉलोनियल डोमिनेशन के लिए बनाया गया अफ्रीका में। अपार्थाइड सिस्टम के बारे में समझते हो ना, ये ऐसे नहीं था कि कोई रेसिस्ट हो गया या भाई उनको ब्लैक पसंद नहीं आए तो ये सारी चीज़ें हुई। नहीं, ये एक कंप्लीट सेटअप, एक सिस्टम बनाया गया ब्लैक्स को पूरा डोमिनेट करने के लिए अफ्रीका में, कि यहाँ तक कि वाइट के कुछ अर्बन एरियाज उनके लिए सिक्योर कर दिए गए थे कि ब्लैक को अगर एंटर करना है तो भाई पासपोर्ट लेकर आओ, अपना जेब में आईडी कार्ड रखो, ये सारी चीज़ें, नहीं तो डंडे बढ़ेंगे। तो और अगर अर्बन एरिया वो वाले जहाँ पर वाइट रह रहे थे वहाँ से उनको फोर्सफुली हटाया गया, हटो ये अब तुम्हारा एरिया नहीं है। ये तो मैं सिर्फ लिविंग एरिया की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भरी पड़ी थी सिस्टम में, और वही अपार्थाइड सिस्टम है जिसको लेकर फैनन बात करते हैं, फ्रांस फैनन। ओके, फ्रांस फैनो भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। एलेगरी ऑफ केव प्लेटो का आइडिया है। एलेगरी ऑफ केव के आइडिया को आप समझते ही होंगे, रिपब्लिक में उन्होंने ये आइडिया दिया है। कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरी लाइफ जो है अब इग्नोरेंस में बता देते हैं, वो रियलिटी की सिर्फ शैडो देख रहे हैं, उनको रियलिटी नहीं पता है, ट्रू नॉलेज के बारे में पता नहीं है, सत्य नहीं पता है, वो भ्रम में ही लाइफ जी जाते हैं और मर जाते हैं। प्लेटो ये एलेगरी ऑफ केव के आइडिया में हमें समझाते हैं, और वो इससे बाहर भी नहीं आना चाहते हैं, वो भ्रम में ही जीना चाहते हैं, अपने ही बबल में जीना चाहते हैं। प्लेटो कह रहे हैं बेसिकली, अगर यहाँ से देखा जाए ना आज की जनजी की लैंग्वेज में, सोशल मीडिया में, कि उनको लगता है डेल्यूल्यू इज़ द ओनली सल्यूल्यू, ठीक है, कि डिल्यूजन ही असली सोल्यूशन है, कि डिल्यूजन में रहो भाई, रियलिटी सत्य तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्यों रहना उससे सत्य में। आपको ऐसा वो कहते हैं इसलिए क्योंकि उनको अगर उनकी रियलिटी के बारे में पता चल जाए तो उनका दिमाग सिर घूमने लगता है। वो कहते हैं जैसे मैं जी रहा हूँ बस वही ठीक है, वही सत्य है मेरे बारे में, आप मुझे मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं बताएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप कहोगे कि नहीं तू ठीक नहीं है, तुम्हारे आइडिया ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, तू अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं पसंद है। इसलिए डिल्यूजन में रहना लोग पसंद करते हैं। प्लेटो ने तो ये 2500 साल पहले ही बात कर दी भाई, बहुत पहले ही बात कर दी। अरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट, ये एक बहुत फेमस कोट है, टर्म है, ये किसकी है? और एक घिसा पिटा PYQ है, हर दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, नेट का छोड़ो। हाँ, अब आंसर आने शुरू हो गया। 1 सुनील 3 कह रहे हैं, ठीक है, 1 है इसका आंसर। सबाइन जी ने ही कहा है, GS सबाइन, जिन्होंने पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे अच्छा खासा काम किया है। लेकिन उनकी जो राइटिंग है ना, उस राइटिंग का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और उसी में ये सारा उन्होंने दिया है, और उसी में ये कोट है। कहते हैं अरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट थी, जो अरिस्टोटल मानते हैं अपने आप में परफेक्ट स्टेट है, वो प्लेटो ने जो अपनी स्टेट में रिवीजन की थी ना, रिपब्लिक की बुक के बाद जो आती है लॉज में, सेकंड बेस्ट स्टेट जिसे हम कहते हैं प्लेटो की, तो वो अरिस्टोटल की आइडियल स्टेट है। यानी अरिस्टोटल प्लेटो की सेकंड बेस्ट स्टेट के साथ फिर भी सहमति जता सकते हैं, लेकिन रिपब्लिक वाली आइडियल स्टेट के साथ नहीं। तो ये कहते हैं अरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकंड बेस्ट।
तो ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, प्लेटो के बाकी स्टेट के आइडिया आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डायलैक्टिक मेथड। सबसे पहले किस थिंकर ने यूज किया था इनमें से? ये भी बहुत इजी है, तुरंत बता दोगे आप, इसमें टाइम नहीं लोगे आप। राइट अरे बस सॉक्रेट। ओके, किसी ने दो कहा, किसी ने एक कहा। एक दो एक दो एक दो के बीच में कंफ्यूजन चल रही है, फिर से एक, या ना एक कैच है, एक कैच है जो आपने पकड़ा नहीं है। क्वेश्चन बहुत सही फ्रेम हो रखा है, लिखा है कि किसने पहली बार अपनी राइटिंग में, फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग, राइटिंग वर्ड देखिए, अभी मैं समझा कर आया था। जो सॉक्रेट कह रहे हैं, सॉक्रेट नहीं लिखते थे भाई साहब, नहीं पसंद था उन्हें लिखने का, ठीक है। चाहे वो डायलैक्टिक मेथड आप सॉक्रेट को कह सकते, लेकिन लिखा है इन द राइटिंग, इसलिए आंसर प्लेटो होगा। यस, अक्षर सही कह रहे हैं, तो प्लेटो आंसर है इसका, इन द राइटिंग। ओके, तो डायलैक्टिक मेथड प्लेटो की राइटिंग्स में हमें सबसे पहले देखने को मिला। डायलैक्टिक मेथड का मतलब होता है डायलॉग्स करना, संवाद करवाना। एक अजम्पशन होती है, ठीक है, दूसरा बंदा उसी अजम्पशन को डिबंक करने की कोशिश करता है कि तुम में एक कॉन्ट्राडिक्शन पाई जा रही है स्टेटमेंट में, ये ऐसे नहीं होगा। तो चर्चा चलती चलते ऐसे संवाद चलता जाएगा, तो कहते हैं हम ट्रुथ तक पहुंच जाएंगे, हमारी ओपिनियन खत्म होती जाएगी और हम सत्य तक पहुंच जाएंगे। इसलिए डायलॉग्स होते रहने चाहिए। डायलैक्टिक मेथड ये था, प्लेटो की राइटिंग्स में मिला है। असर्शन रीजन को लेकर क्वेश्चन है, लेट्स सी, यहां पर दिमाग लगाना है, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर मिल जाएगा। यस, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, जैसे हीगल ने बाद में एक्सप्लेन भी किया, प्लेटो भी वही चीज कह रहे हैं, बट हीगल ने उसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में डिफाइन कर दिया। बताइए अब इसका आंसर। तीन कह रहे हैं, अक्षर तीन कह रहे हैं कि आर तो गलत है भाई, कोई सेकंड कह रहा है कि दोनों ठीक है, लेकिन फिर से कोई तीन भी कह रहा है। अक्षर तीन, अच्छा अक्षर कह रहे हैं दो है, ठीक है जी। अंजलि भी तीन कह रहे हैं, ओके ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। दो और तीन के बीच में घूम रहे हो आप। देखिए, इसका आंसर सेकंड इज द राइट। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अजर्शन ठीक है कि प्लेटो कहते हैं कि इंसान की आत्मा जो है तीन एलिमेंट से कंसिस्ट करती है, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट, ठीक कह रहे हैं। और रीजन में कह रहे हैं स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। रीजन की स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी प्लेटो की स्टेटमेंट ही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आत्मा के तीन एलिमेंट है, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। सवाल होता है क्यों जी, क्यों तीन है? तो आंसर क्या आ रहा है? स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो ये तो कोई आंसर ना बना, है ना, क्यों का आंसर तो हमें मिला ही नहीं, तो इसलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो गया। ये समझते हो? चलो आप ये समझ गए, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। बाकी आप ये रीजन क्या होता है, स्पिरिट क्या होता है, एपेटाइट क्या होता है, प्लेटो की फेमस थ्योरीज है, ये तो आपको पता होगा। रीजन लॉजिक वाली चीज़ें होगी, ट्रुथ करना, ठीक है, ट्रुथ को सीख करना, सत्य को खोजना या वाइजली गवर्न करना, ये रीजन वाले एलिमेंट होते हैं जिनमें वो रूलिंग क्लास में आएंगे। स्पिरिट वाले वो हो गए जिनमें करेज होगा, ऑनर होगा, विल पावर होगी, वो सोल्जर क्लास, गार्डियन क्लास जिसे आप कह सकते हैं, उसमें जाएंगे। एपेटाइट जिसमें डिज़ायर्स होती है मटेरियल गुड्स पाने की, बॉडली प्लेजर की, ठीक है, तो जिसमें ये ज़्यादा डोमिनेट होता है एलिमेंट, वो व्यापारी वर्ग बनेंगे, ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, दुनिया में वेल्थ बढ़ाएंगे और क्या करेंगे। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये भी अपने आप में ट्रुथ है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज का मतलब है, कहते हैं स्टेट को पकड़ो, अब उसको जूम इन करो और फिर आपको दिखेंगे उसमें छोटे 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 इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज़ है, अब आप फिर वापस से जूम आउट करो तो वो सारी क्वालिटी स्टेट में होती है, बस यही है। इसका मतलब होता है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, कि इंडिविजुअल से मिलकर ही और उनकी जो क्वालिटीज़ होती है वही हमें स्टेट में दिखाई देती है। तो यही चीज़ है, ये चीज़ है, और ये अब आपको समझ आ गया। एनीवे, लंबी एक्सप्लेनेशन है बट मैंने पहले ही समझा दिया। इनको अब आपने करना है मैच। ये मैच पता कैसे है, ये इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और ये अब आपने बताना है कि कौन से पेयर्स करेक्टली मैच कर रहे हैं।
जो करेक्टली मैच कर रहे हैं वो आपने आंसर बता देना है। लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अरे क्या बात है, 1 1 1 1 1 आंसर आना शुरू हो गया। 1 आंसर है। जॉन रॉल्स इगैलिटेरियन में आते हैं, प्लेटो आइडलिस्ट है, लेकिन मैरी मार्क्सिस्ट नहीं है और एंटोनियो फेमिनिस्ट नहीं है। उल्टा कर दिया गया है, क्योंकि एंटोनियो कम्युनिस्ट मार्क्सिज्म में ले सकते हैं और मैरी फेमिनिस्ट है। ठीक है, तो फिर सारे मैच हो जाते हैं। तो ये आंसर आपने सही पूछा, इजी आंसर था। ठीक है, तो अगर आपको मज़े आ रहे हैं प्लेटो को पढ़कर, ये सारी चीज़ें पढ़कर, ये सेशंस लेकर, लाइक एक आधा लाइक तो बनता है ना, कर दीजिए। फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। लेट्स सी लाइक बढ़ते भी या नहीं बढ़ते। देखिए अभी 36 लाइक्स है। लेट्स सी, क्लिक ऑन लाइक। नहीं बढ़ रहे यार, मुझे तो अभी भी एक बढ़ा, 37 आया अभी लिखा हुआ। नहीं, किसी ने लाइक लोग रखा है, कहते हम नहीं देंगे, इतनी जल्दी नहीं देंगे। अंजलि थैंक यू, आपने सेशन शुरू होते ही लाइक कर दिया। अरे फिर भी मुझे 37 लाइक ही क्यों दिख रहे हैं। खैर, आप नहीं देना चाहते, आप ना ही दीजिए, हम तो फिर भी बढ़ाएंगे। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स एंड एलिगरी ऑफ केव किससे रिलेटेड है? ये बहुत ही बचकाना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, हमें पता है ये प्लेटो का ही है, तो प्लेटो आंसर है। एनीवे, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में हमने समझ लिया और एलोगरी ऑफ केव के बारे में भी हमने समझ लिया। एलोगरी ऑफ केव का आइडिया भी मैं समझा कर आया था। डिल्यूल्यू इज द ओनली सल्यूल्यू, ठीक है, समझाया था ना। ये याद रखना आपको, एलिगरी ऑफ केव का आइडिया जो है अपने आप ही याद रहेगा। तो ये एक ना पिक्चर है, ये बहुत ही फेमस पिक्चर है जो प्लेटो के ना एलिगरी ऑफ केव को हमें समझाते हैं। कहते हैं कुछ गुफा है, गुफा में प्रिजनर है, ये देखो ये बैठे हुए हैं ना, ये दिख आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, दिख रहा होगा आई थिंक। चलो यहाँ पर थोड़ा सा लेज़र ले लेते हैं। तो ये बैठे हुए हैं, ओके जी। तो इनको कहते हैं, ये दिख रही है शैडो, ये यहाँ से निकल रहे हैं जो भी कर्मचारी हो गए जेल के लेकर, ठीक है। ये यहाँ पर जो शैडो पड़ती है, क्योंकि ये पीछे नहीं देख सकते दीवार के क्या है, नहीं देख सकते, ये देखते रहते हैं और यही इनकी लाइफ का ये सत्य है। उन्हें लगता है ये सही सत्य में चीज़ है, ये सच में घोड़े आते हैं यहाँ से जाते, घोड़े तो है नहीं, शैडो ही है, ठीक है। या ये पंछी आता है यहाँ से जा रहा है, तो ऐसा पंछी भी नहीं है, सिर्फ शैडो है। अब ये शैडो का मतलब क्या है? प्लेटो कह रहे हैं ये इल्यूजन है आपकी लाइफ का। आप जिस तरह से रियलिटी समझ रहे हो, जो रियलिटी देख रहे हो, जो आपने बांध ली है चीज़ें, अज्यूम करके चल रहे हो, या बिलीफ है, फेथ है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी नहीं है आपकी रियलिटी ही हो, लेकिन आप सारी उम्र उसको मानते रहते हो, सत्य मानते रहते हो, जैसे ये प्रिजनर मान रहे। कहते कल को ऐसा हो कि एक इनमें से कोई सियाना निकल आए, समझदार हो जाए, वो बाहर चला जाए, जैसे ये बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर आएगा, उसे पता चलेगा भाई वो तो सिर्फ शैडो थी, घोड़े, पंछी, बादल, धूप, सूरज, ये तो सारा कुछ बाहर है, ठीक है। तो यानी ये जो बाहर आया ना इंसान, ये बाहर आया है इल्यूजन से, बाहर आया है इल्यूजन से, भ्रम से बाहर आया है। इसको सत्य अब दिखने लगा है, ट्रू नॉलेज इसने हासिल कर ली है, ठीक है, पूर्ण सच जिसे कह सकते हैं इसने खोज लिया है, समझ लिया है। तो ये भाई फ्री हो गया, अब इसको दिख रहा है। लेकिन कहते प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है, जिसको अब सत्य दिख रहा है, जिसको समझ आ गया सत्य क्या है, ये ना वापस जाता है गुफा में, वापस इन लोगों के पास आता है और इनको कहता है कि तुम लोग क्या देखते रहते हो, ये सत्य थोड़ी है, सत्य तो बाहर है, ये है वो है। तो ये नहीं मानेंगे इसकी बात, ये इसको पागल डिक्लेयर कर देंगे। जिसको सत्य पता है वो कहेंगे हमारा ही ये सत्य है, डिल्यूजन इज द ओनली सोल्यूशन, डिल्यूल्यू इज द ओनली सोल्यूल्यू, डिल्यूजन में जीना है इन्होंने, ठीक है। तो यही एलोगरी ऑफ केव का आइडिया, जिसमें ये समझाते हैं कि इंसान इल्यूजन में ही सारी जिंदगी व्यतीत कर देता, सत्य को देख ही नहीं पाता, सत्य देखना उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। और अगर कोई बता भी देगा कि ये चीज़ सत्य है, तो वो मानने को रेडी नहीं है कि ये चीज़ सत्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं एलिगरी ऑफ केव में जो समझाया जाता है। ओके जी, ये अपने आप में एक मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं पक्का टॉफी दूंगा अगर ये मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दे दिया, पक्का, क्योंकि ये घुमा रहा है क्वेश्चन
उसने क्वेश्चन इस तरह से सेट किया है कि प्लेटो के बारे में जिसको अच्छी समझ है सिर्फ वही आंसर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। लेट्स सी। अक्षत कह रहे हैं इसका आंसर है 1। श्रेया कह रही है इसका आंसर है 1। दीपक भी एक कह रहे हैं, अंजलि भी एक कह रहे हैं, मानसी भी एक कह रहे हैं, सुनील भी एक कह रहे हैं। ज्योति भी एक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोग जिन्होंने एक कहा है, ए बी ने 4 कहा है, इनकी एक एक टॉफी बन गई एक एक कहने के लिए। तो ये आप लोगों ने सही कहा। मज़ेदार बात यह है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझना कैसे है? क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होता। क्या प्लेटो ड्यूटीज़ और राइट्स पे एम्फेसिस, मतलब ड्यूटीज़ पे ज़्यादा देते हैं, राइट्स पे कम देते हैं? यस, ट्रू है। प्लेटो की रिपब्लिक फिलॉसफी यही है। वो उनसे पूछो, रिपब्लिक ना ग्रीक में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब जस्टिस बनता है। तो प्लेटो के कहते हैं बताओ भाई जस्टिस क्या है? प्लेटो कहता है जस्टिस है अपनी अपनी ड्यूटी करो, बस दूसरे की ड्यूटी में इंटरफेयर ना करो, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। तुम्हारी ड्यूटी और रोल्स जो है वो कैसे होंगे? वो डिफाइन होंगे अकॉर्डिंग टू यूर फंक्शनल क्लास, जो आपको फंक्शंस दिए गए हैं। रूलिंग क्लास वाले रूल करेंगे, लॉ बनाएंगे, ठीक है। सोल्जर का काम है प्रोटेक्ट करना, व्यापारी ट्रेडर्स का काम है ट्रेड करे, व्यापार करे, बस ये ड्यूटीज़ करो, एक दूसरे में इंटरफेयर मत करो। तो ड्यूटी पे ज़्यादा देते हैं ना जोर, राइट्स पे नहीं देते हैं। तो अपने आप में ठीक होगी स्टेटमेंट। फिर कहते हैं आइडियल स्टेट जो है उनकी आइडिया नहीं है, ठीक है। आइडियल स्टेट वाज मेयरली आइडियल स्टेट वाज मेयरली एन आइडिया नॉट रियलिटी। ये भी अपने आप में ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आइडियल स्टेट सिर्फ एक आइडिया ही है। प्लेटो ने जो स्टेट बनानी चाहिए थी, फिलॉसफर किंग रूल करेगा, आज तक ये स्टेट हमें देखने को नहीं मिली है। ये कभी रियलिटी का पार्ट बना भी नहीं है, ना प्लेटो के टाइम पे ना आफ्टर द प्लेटो। सी में कहा है कि वो फेमिनिस्ट नहीं है, गलत है। प्लेटो को फेमिनिस्ट कंसिडर किया जाता है इन ए वे, क्योंकि उसने विमेन को इक्वालिटी की बात की, एजुकेशन में भी कहा और गवर्नेंस में भी विमेन का रोल कहा। प्लेटो ने बाकी थिंकर्स की तरह ये क्लेम नहीं कहा कि वुमेन जो है सबॉर्डिनेट है मेन के, या वो उनके पास अकल की कमी है। ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी फिलोसफर्स आगे चलकर प्लेटो के बाद कहते हैं, लेकिन प्लेटो अपने आप में ऐसी बातें नहीं करते। वो इक्वालिटी ऑफ वुमेन की बात करते हैं, इसलिए फेमिनिस्ट कहलाए जा सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि क्लास स्टेट की बात करते हैं, ये फॉल्स हो जाता है। चाहे प्लेटो 3 श्रेणियों की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी मॉडर्न सेंस में जो क्लासेस वर्ड यूज किया जाता है, जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन से निकलता है, प्लेटो वो बात नहीं करते। वो फंक्शनल डिवीजन करना चाहते हैं कि कुछ हम बनाएंगे प्रोड्यूसर, कुछ हम बनाएंगे एक्सिलरीज, ठीक है, सोल्जर जिसे कहते हैं, और कुछ रूलर्स अपना अपना काम करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो प्लेटो के अकॉर्डिंगली जिसमें जो सोल का एलिमेंट डोमिनेट करेगा वो बन सकता है। मान लो रूलर्स के घर में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जिसका वो कह रहा है कि हम टेस्टिंग करके देखेंगे और उसमें डोमिनेट कर रहा है एपेटाइट वाला एलिमेंट ज़्यादा, तो वो ट्रेडर बनेगा, फिर वो रूलर नहीं बनेगा। तो यही प्लेटो समझाना चाह रहा है। तो क्लास में तो ये होता है ना कि आपके भाई राजा का बेटा राजा, तो प्लेटो के केस में राजा का बेटा राजा नहीं है जी, ठीक है। राजा का बेटा क्या बनेगा वो डिसाइड होगा कि उसमें डोमिनेंट एलिमेंट कौन से हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। अगर उसमें राजा वाली क्वालिटी नहीं है, ट्रेडर वाली है, सोल्जर बनने वाली है, तो वो फिर वो बनेगा। तो क्लासेस मॉडर्न सेंस में डिफरेंट है, उसमें हेरिडेटरी चीज़ें भी मिलती है, पैदा होते ही मिल जाती है, लेकिन प्लेटो के केस में ऐसा नहीं है। ओके, तो इसलिए वो क्लास स्टेट की बात नहीं करते। एनीवेयर अबाउट कहते, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेटो ने अगर इक्वालिटी ऑफ विमेन की बात की है, फिलोसफर किंग की बात की है, फिलोसफर क्वीन की बात प्लेटो ने क्यों नहीं की है? क्वीन वर्ड क्यों नहीं लिखा? ये बिल्कुल ही वैसा है जैसे जब अरिस्टोटल भी या और भी स्टेटमेंट देते हैं ना कि मैन इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो जब मैन वर्ड यूज़ किया जाता था तो वो इंसानों के लिए यूज़ किया जा रहा है, ना कि सिर्फ मर्दों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मेल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं किया जा रहा। तो तब नॉमेनक्लेचर वर्ड या शब्दों का ऐसे ही था
तो यह सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। और प्लेटो के टाइम पर यह भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता था तो वहाँ पर कभी भी विमेन क्वीन नहीं थी, लेकिन प्लेटो जो है विमेन को भी टॉप पोजीशन पे जाने पे रोक नहीं रहा है। स्पार्टा में भी विमेन वॉरियर थी। तो यस, ज्योति भी अपने हिसाब से आंसर दे रहे हैं आपको। इट्स मेंशन सर ओपिगाबा में इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे। मतलब ये जो मेरे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हैं, आई लव यू ऑल गाइस, कि आप इन चीज़ों को बारीकियों को समझ रहे हो, उन चीज़ों को समझ रहे हो, क्योंकि एट द एंड नेट के पेपर में आपने सिर्फ PYQ क्रोनोलॉजी ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, पढ़ाना पड़ेगा कभी ना कभी जाकर क्लासेस में। और अगर आपकी नॉलेज वीक हुई, सिर्फ फैक्ट ही आते हैं, ठीक है, बच्चे आपको जाकर ये नहीं पूछेंगे कि सर जी मैडम जी मार्क्स की वो बुक कब पब्लिश हुई थी, डेट बता दीजिए। वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, कॉन्सेप्ट्स के लेवल पर क्वेश्चन करेंगे। तो अपने आप को वेल रीड, वेल नॉलेजेबल पर्सन बनाओ अगर आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ठीक है, इसी सब्जेक्ट में कुछ कमाना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट है प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने कुछ फीचर्स बताए हैं और आपने आंसर्स करने हैं। लंबा लेक्चर चला गया यार, आज काफ़ी चीज़ें समझाता। चलिए इसका आंसर करिए। टाइम लग रहा है क्या, मतलब इज इट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन? 4 आंसर आ गया अक्षत का। अंजलि का भी 4 ही है, बहुत बढ़िया। मे बी 2। ज्योति इज स्टिल फिगरिंग आउट क्या हो सकता है आंसर। AB का भी 4 है, तो ठीक है, धीरे धीरे आंसर 4, कुछ AB कह रहे हैं, मानसी 1 कह रहे हैं। राइट आंसर इसका 4 है। इसमें जितनी स्टेटमेंट दी गई है वो सारी ही अपने आप में ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोशल राइटिसनेस और रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ के लिए एजुकेशन दी जा रही थी। प्लेटो की जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है, यस, उसके लिए ही दी जाती है, क्योंकि वो कह रहा है कि इसमें से हम फिलोसफर किंग पैदा करेंगे। फिलोसफर किंग को राइटियसनेस का, गुड का आइडिया पता होगा, ट्रुथ उसे पता होगा, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ तक जो इंसान पहुंचा नहीं है वो रूल करने के काबिल ही नहीं है, तो हम वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो एजुकेशन में ये चीज़ हो रही है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो चाइल्डहुड से, बचपन से लेकर 6 साल की उम्र तक चलती है, यस चलती है। 20 की एज में एक टेस्ट होता है ये देखने के लिए कि आप में कौन कौन सी क्वालिटी, अगर आप नहीं पास करते हो आप आगे नहीं जाते हो फिलोसफर किंग बनने के लिए। तो 30 की एज में एक दूसरा टेस्ट होता है, उसमें फिर से टेस्ट किया जाता है। तो ये मल्टीपल टेस्ट होते रहते हैं, तो उसमें एक ये टेस्ट होता है। सारी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक दे रखी है, तो इसलिए ये सारी सही है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में स्टेजेस जो भी है वो सारी ध्यान से पढ़कर जाना, वो कभी कभी पूछ ली जाती होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्या है, लिस्ट है सोर्सेज और मेजर आइडियाज। ओके, कौन से आइडिया क्या कहता है ये बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप सबने आंसर करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक भी आपने सही लगा दिया तो बाकी अपने आप सही हो गए। एक आंसर है, मानसी कह रहे हैं, अक्षत कह रहे हैं, ज्योति कह रहे हैं, दीपक भी 1 कह रहे हैं, ठीक है। आशिमा प्रधान 3 कह रहे हैं, AB 1 कह रहे हैं, श्रेया 4 कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक आंसर इसका राइट आंसर है, क्योंकि जैनिज्म ही आप देखिए ना, नॉन वायलेंस की कितनी बात करता है, तो एक को फोर्स से मैच करना है, बाकी मैच करो ना करो सीधा ही निकल रहा है, पहले से निकल गया है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं। जैनिज्म नॉन वायलेंस की बात करता है जी, वैष्णविज्म किसकी बात करता है, कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक की बात करता है। ओके, वैष्णविज्म कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक, दृष्टिकोण की उदारता की बात करता है।
ये मुझे नहीं समझ आया कि इसका क्या मायने बनते हैं। एनीवे आपको समझ आया, आप ज़रूर मुझे बता देना। रस्किन एंड टोल्स्टॉय किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है जी। प्लेटो जो है आइडियलिज्म की बात करता है और मॉरल वैल्यूज़ की बात तो करता ही है। ये अपने आप में बिल्कुल ठीक कहा गया। आज एक चीज़ आपने करनी है, वो ये है, अपने लिए क्लैपिंग करनी है, ठीक है। अगर क्लैपिंग वाला इमोटिकॉन भी है तो वो भी करनी है। ये सेशन में आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत आपने संजीदगी के साथ, सिंसेरिटी के साथ इस सेशन के साथ बने रहे। यानी वो टाइम जो डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं ना, हाँ, डूम स्क्रॉलिंग करते में जाता है, मतलब अंधाधुंध स्क्रॉल करते जा रहे हैं रात को रील्स, और आप पढ़ने का मन बना लिया आपने, और पढ़ा भी ऐसे बहुत मज़ेदार तरीके से, आंसर्स दिए राइट और सवाल वहाँ पर शुरू किए, बहुत मज़े आए। ये भी अगर हम और सवाल लेकर आएंगे रात के 12 फिर 1 डेढ़ भी बज जाएंगे, तो लंबे सेशन फिर कभी करेंगे। अभी तो मैं वार्म अप ही कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, कि वो सीखें, इस टाइम पर भी पढ़ना सीख लें थोड़ा सा, कि रात को जाते जाते भी थोड़ी चीज़ें सीख ली, वो बहुत काम आएंगी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अपनी स्कोर को मेंशन करना इस लेक्चर और इस सेशन के साथ बनने के लिए आपका थैंक यू। लास्ट में एक चीज़ जो थी, आई डोंट नो, आई नहीं, अभी आनी चाहिए थी। लेट्स से, चलो इसमें नहीं है, लीव इट, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन। वो कह रहे हैं कि मैं जून के बाद पहली बार पढ़ाई कर रही हूँ। दिख रहा है लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं पढ़ के जाएं। एमपी का एडमिट कार्ड आ गया है, आंसर की आने की संभावनाएं देखी जा रही है, बार बार कहा जा रहा है आ रही होगी आ रही होगी, लेकिन आ तो रही नहीं है, ठीक है। लेट्स से कब आती है। आप सभी लोगों का इस सेशन में आने के लिए धन्यवाद। मुझे मतलब ये तलब लगी रहती है कि कब आपके साथ जुड़ूं और पढ़ाऊं, ठीक है, पढ़ना शुरू करें। सर आंसर की कब तक आएगी? अंजलि, ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर किसी को भी नहीं पता। बस सब कह रहे हैं कि आ रही है आंसर की, फिर एक टाइटल आता है उसमें लिखा आता है जल्द आ रही है आंसर की, फिर आता है आज आएगी आंसर की और उसमें क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाता है। भाई बस यही चीज़ें चल रही है, आंसर की का कुछ नहीं पता है। आप बेचारे वो वीडियो ओपन कर करके देखते रहते हो, वो 1 मिनट के लिए आंसर की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें उनको खुद नहीं पता कब आएगी, और फिर भर भर के लास्ट तक जो है आपको लेकर जाया जाएगा कि ये कोर्स है, ये कूपन कोड है, लिमिटेड टाइम है, एनरोल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो मुझे भी पता है क्या चल रहा है, आई नो, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, ठीक है। तो मत देखिए उन सब चीज़ों को, जब आंसर की आएगी ना आपके हाथ में होगी, पता चल जाएगा। एक्चुअली आपको आंसर की के लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे, ग्रुप्स में बवाल मच जाएगा, रिश्तेदारों की कॉल आने लगेगी, कितने नंबर बने, दोस्तों की कॉल आने लगेगी। लेकिन ये जो क्लिक बेट टाइटल बन रहे हैं ना, ये जो थंबनेल बन रहे हैं, और ये जो गूगल की नोटिफिकेशन आती है, मतलब मुझे भी गूगल की नोटिफिकेशन आती रहती है, यूजीसी नेट आंसर की रिलीज होने वाली है, मैं खोलता हूँ, अच्छा कब, वो क्वेश्चन मार्क होता है, आज होने वाली है, क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये किया जा रहा है, खेला जा रहा है, हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है। खैर एनीवे, मैंने सर लास्ट के जो यूनिट है वो कहाँ से पढ़ूँ, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम देने वाला हूँ। मैंने 4 यूनिट तक पढ़ाई की है, एमसीक्यू एंड पीवाई सॉल्व किए हैं, 2-3 यूनिट मुझसे नहीं समझ में आ रहे हैं। देखो अक्षर, अगर मुझसे पढ़ना है कंप्लीट तो ये मैंने लिंक पिन कर रखा है, तो ब्रह्मास्त्र का बैच चल रहा है, तो मेरे साथ जुड़ जाओगे, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगे। सेल्फ स्टडी करनी है तो लास्ट के 4 यूनिट में आ जाते हैं आपके इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल प्रोसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करनी है, और अगर सेल्फ स्टडी करनी है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया की, इग्नो के नोट्स थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं, और कुछ पीवाईक्यू पढ़ लेना, और साथ में इसके साथ क्लब कर लेना ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया की राइटिंग को, ठीक है। 2-3 सोर्सेज से पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट होता है। और फिर इसके अलावा क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, तो 4 चैप्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द लक्ष्मीकांत, वो फर्स्ट 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के आप ऐसे कर सकते हो कि इट्स मतलब वो भी एक सोर्स से नहीं मिलता, हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी उसमें आती है। तो एक तो पी वाई क्यू उसका सॉल्व कर लेने हैं, दूसरा है पॉलिसी स्कीम्स या ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत
बाकी आप रैपिड फायर रिवीजन की ई बुक है, अगर आपने फुल कोर्स में एनरोल नहीं करना तो गवर्नेंस का चैप्टर हमने उसमें भी अच्छे से कवर कर रखा है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच आप लोगों का बने रहने के लिए। हम चलते हैं, अलविदा रहते हैं। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय। सर बुक फॉर डब्ल्यूपीटी ए बी, डब्ल्यूपीटी की बुक के लिए आपने बेसिक से शुरू करना है। ओपिगावा पढ़िए, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, लैंग्वेज इजी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया आगे बढ़ना है तो सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की बुक आती है एक, वो कवर कर सकते हैं। तो ये दो बुक अभी के लिए इनफ है। और थोड़ा सा आगे एडवांस चलना है तो उसमें फिर पढ़ते जाइए, सबाइन को पढ़ते जाइए, नेल्सन को पढ़ते जाइए, कुछ भी पढ़ते जाइए। बट नेट के पर्पज़ के लिए आई थिंक ओपिगाबा और सुब्रता मुखर्जी दोनों अच्छे से कवर कर लिए जाएंगे तो डब्ल्यूपीटी काफ़ी हद तक आपका हो जाएगा। ओके, गुड नाइट जी।